बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नादरीन कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नादरीन डेली एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको आगाही देने के लिए बेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये टॉपिक भी बड़ा अहम है। इस टॉपिक में नादरीन जो 2005 में एक कानून साजी की गई, क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों की प्रॉपर्टी जो थी सेव नहीं थी और लोगों की प्रॉपर्टीज पे गैर कानूनी तौर पे कब्जा माफिया, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स या प्रॉपर्टी जो है वो माफिया जो है वो मिलके लोगों की बेगना लोगों की असल जायदादों को हड़प करना या उनको गजब करना एक आम वतीरा बन चुका था। तो उस दौर में फिर एक जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें लोगों की जायदादें महफूज हो। तो उसके लिए 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का जो है वो इतलाक हुआ और इस एक्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो गैर कानूनी तौर पे किसी की प्रॉपर्टी पे काबूज होता है, वो प्रॉपर्टी किसी की जाती मलकियत में थी, किसी की जाती मलकियत है, वो उस प्रॉपर्टी पे कानूनी तौर पे काबिज है या मालिक है, उससे कोई दूसरा शख्स जबरदस्ती जो है वो प्रॉपर्टी छीन लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है और उसका कंट्रोल हासिल कर लेता है और उसको ग्रैब कर लेता है, तो उसकी बाबत ये एक्ट अमल में लाया गया। और ये एक्ट जो था, इसकी स्पिरिट ही ये थी, इसकी तमहीद ही ये थी, प्रियम्बल ही ये थी, ये कब्जा माफिया के खिलाफ है, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स के खिलाफ है। तो इसलिए जो है इसमें जो लोगों के आपस के डिस्प्यूट थे प्रॉपर्टीज के, या आपस में शराकतदारी, हिस्सादारी या को शेयर जो है वो विरासत वगैरह के मामलात को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि शुरू में इस एक्ट को मिस यूज करने की कोशिश की गई और इसके तहत लोगों ने अपने डिस्प्यूट जो थे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो है वो लाने की कोशिश की। लेकिन इस एक्ट की प्रियम्बल के मुताबिक या बाद में अदालतों ने भी इसकी तशरीह की कि ये सिर्फ गैर कानूनी प्रॉपर्टी कब्जा ग्रुप जो है या प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो है, प्रॉपर्टी माफिया जो है, उनके खिलाफ है और उससे लोगों की, मासूम लोगों की जायदादें, उनकी मलकियतों को या जो कानूनी तौर पे किसी प्रॉपर्टी में काबूज है, चाहे वो किराएदार है, चाहे वो जो है वो उसने प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है या वो प्रॉपर्टी की निगरानी के लिए उसे कब्जा दिया गया है, तो कोई भी किसी भी लीगल मोड से किसी प्रॉपर्टी में वो है, उसको अगर इलीगल मोड से डिस्पोजेस किया जाता है तो उसके लिए इस एक्ट के तहत जो है वो रेमेडी दी गई है। इस एक्ट का इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है और इस एक्ट के तहत सेक्शन 3 जो है उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती दाखिल होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको ऑक्युपाई करता है और मालिक को या ऑक्युपायर को, जो कानूनी तौर पे उस प्रॉपर्टी का मालिक है, काबिज है या ऑक्युपायर है, उसको डिस्पोजेशन करता है, तो उसके लिए दफा 3 के तहत जो है वो बता दिया गया है कि ऐसे शख्स को 10 साल तक अगर साबित हो जाए कि वाकई इसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया है और इससे प्रॉपर्टी छीनी गई है और इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है गैर कानूनी तौर पे, तो ऐसा शख्स जो है, ऐसा करने वाला जो है, उसको 10 साल तक की सजा जो है वो अदालत देगी इस सेक्शन के तहत और उसके अलावा उसको जुर्माना की सजा भी दी जाएगी। और साथ इसमें कहा गया है कि जो कंप्लेनेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा किया गया है, उसको कंपनसेट करने का भी अहकामात इस सेक्शन में दिए गए हैं, क्योंकि फाइन स्टेट को जाता है और कंपनसेशन कंप्लेनेंट जो गरीब है उसको उसको जाएगा और इसी तरह 10 साल सजा भी है। तो लिहाजा ये एक बड़ी सजा है और लोगों को इससे बहुत ज्यादा जो है वो खौफ पैदा हुआ और जो गैर कानूनी कब्जा करने वाले लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। और इसी तरह इस एक्ट में जो है ये इसका ट्रायल जो है, एक कंप्लेंट दायर होती है, एक कंप्लेंट जो है वो सेशन जज के पास होती है, यानी ये हीनियस है, ये बड़ा है और इसको जो है वो सेशन जज, ट्राइबल बाय सेशन जज रखा गया है और इसके तहत जो है वो एक इस्तगासा दायर होगा और ये नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म है, क्योंकि जब इस्तगासा दायर होगा अदालत जो है वो मुल्ज़िम को तलब करेगी, उससे शोरटी बॉन्ड लेगी और अदालत को इख्तियार है कि वो किसी स्टेज पे चाहे तो किसी शख्स को अरेस्ट करने के अहकामात भी सादर कर सकती है। इसी तरह सेक्शन 5 में जब कंप्लेंट दायर हो जाती है
कंप्लेंट दायर होने के बाद अदालत जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को रेफर कर देती है, और पुलिस स्टेशन जो है वो प्रॉपर उस कंट्रोवर्सी की जो कंप्लेंट दायर हुई है दोनों फरीकैन को सुनता है, और सुनने के बाद मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद 15 दिन के अंदर वो जो है सेशन जज की अदालत में जहां पे वो इस्तगासा दायर हुआ है उसको डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने का पाबंद है। वो इस तरह, ये रिपोर्ट एक तरह से ऐसे ही होती है जैसे एफआईआर होने के बाद 173 की चलान रिपोर्ट होती है। और इसके अलावा मैजिस्ट्रेट, इसके अलावा जो है कोर्ट ऑफ सेशन को इख्तियार है कि अगर कोई इंक्वायरी करवानी हो, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस से करवाता है, अगर कोई इंक्वायरी करवानी हो किसी मामले के मतलब रेवेन्यू का मैटर हो या कोई दीगर मामला हो, तो वो किसी मैजिस्ट्रेट को भी इंक्वायरी के लिए रेफर कर सकता है। बहरहाल कोई भी रिपोर्ट आ जाए, इंक्वायरी में आ जाए या इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, तो वो रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट पे रिलाई करते हुए अदालत जो है किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। अगर अदालत के सामने ऐसे शवाहिद आते हैं कि वो प्रॉपर्टी पे कोई भी बंदा काबिज नहीं है या उस प्रॉपर्टी को जो है वो अदालत की तहवील में लिया जाना जरूरी है, तो अदालत उस प्रॉपर्टी को दफा 6 के तहत अटैच करने के अहकाम जारी करके अदालत का उस प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, और उस प्रॉपर्टी का इंतजाम और इंसराम भी अदालत का होता है। और अदालत उस प्रॉपर्टी को जो भी मौसम के हालात से या जो भी मामलात है, कोई फसल है या कोई ऐसी चीज है वहां पे, उसको डिस्पोज ऑफ करने के इख्तियारात भी अदालत को हासिल होते हैं। इसी तरह जो है वो दफा 7 जो है उसमें एविक्शन एंड मोड ऑफ रिकवरी एज इंटरिम रिलीफ, कि अदालत जब अदालत के पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, दफा 5 के तहत प्रॉपर्टी अटैच भी कर ली, दोनों फरीकैन आगे आने के बाद फर्द जुर्म लग गई, और उसके बाद अदालत अगर समझती है कि किसी को इलीगली गैर कानूनी तौर पे उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है और वो डिस्पोजेशन जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होती, तो अदालत को इख्तियार है कि वो ड्यूरिंग द ट्रायल यानी आर्जी अरेंजमेंट टेम्परेरी तौर पे इंटरिम रिलीफ के तौर पे वो हुक्म दे सकती है कि ये प्रॉपर्टी वापस उस शख्स को, कंप्लेनेंट को इसका कब्जा दिया जाए। और उसके लिए अदालत जो है वो हर तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करती है, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करती है, मुतल्लिका एसएचओ जो है उसको पाबंद करती है कि वो इसका कब्जा लेके दे। तो इसलिए अगर मुतल्लिका एसएचओ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम रहता है या थाना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट के जुर्मे में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। और इसमें जो है वो प्रोसीडिंग डे टू डे बेसिस पे होंगी। ये समरी ट्रायल है और इसका फैसला 60 दिन के अंदर करने के लिए लाजमी करार दिया गया है। और इसमें अगर कोई डेट लंबी डालनी है तो वो 7 दिन से ज्यादा तारीख जो है वो नहीं डाली जा सकती। ड्यूरिंग ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अगर अदालत समझती है कि जो है वो अगर इंटरिम रिलीफ में कब्जा का फैसला ना किया गया हो, तो दफा 8 में जो है जब ट्रायल कंक्लूड होता है, सारी प्रोसीडिंग मुकम्मल होती है, शहादतें मुकम्मल होती हैं, मुल्ज़िम का सफाई का बयान होता है, तो अदालत फैसला करते हुए उस वक्त भी प्रॉपर्टी जो है असल मालिक को, कंप्लेनेंट को वापस करने के अहकाम जारी कर सकती है। और अगर वो प्रॉपर्टी फर्ज करें अदालत समझती है कि जो जिसके खिलाफ इल्जाम था कि इसने जबरदस्ती प्रॉपर्टी मुझसे छीनी है, साबित होता है कि जबरदस्ती नहीं छीनी गई, ये कब्जा ग्रुप नहीं है, तो अदालत वापस उसको प्रॉपर्टी करने का वापस प्रॉपर्टी भी दे सकती है, या अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसी के पास रहेगी और अदालत उसको इसमें से बाइज्जत बरी भी कर सकती है। लेकिन अगर साबित हो जाता है कि वाकई ये प्रॉपर्टी ग्रैबर है, गैर कानूनी तौर पे इसको जो है वो एक्सपेल किया गया है, तो अदालत जो है वो प्रॉपर्टी मुस्तकिली तौर पे कंप्लेनेंट को जिससे छीनी गई थी उसको देने के अहकाम देगी। और उसके अलावा जो शख्स जिसने ज़बरदस्ती छीनी थी वो शख्स जो है वो उसको 10 साल तक सजा दे सकती है, जुर्माना कर सकती है और कंप्लेनेंट को कंपनसेशन के लिए कह सकती है। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि इस पे जो है वो प्रोसीजर जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सीआरपीसी के तहत ही मामलात होंगे। ये एक स्पेशल लॉ है, स्पीडी लॉ है, समरी ट्रायल है, और इसके तहत जो है वो लोगों को 2 महीने का टाइम दिया गया है फैसला करने का। तो लिहाजा ये एक बड़ा अच्छा कानून है और इस कानून से जो है बहुत अच्छे फ़वाइद हासिल हुए हैं और माशरे में एक मुस्बत जैसे जो है उस कानून से आया है। और इसी तरह के कवानीन हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिसमें प्रोसीजर की बजाय चीज़ें समरी ट्रायल हो और चीज़ों के फैसले दिनों में हों, और जो है वो ये लोगों को इंसाफ मिले और लोगों को साल हर साल अदालतों के धक्के खाना ना पड़े। मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला अब हम
اسی طرح کے کسی ٹاپک کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ نصیر کمبو آفیشیل کے نام سے بنا ہوا ہے، جب اس کو آپ سبسکرائب فرما دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو پہنچتی رہیں اور آپ کو آگاہی پہنچتی رہے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.